हेलो बच्चों, मैं हूं संजीव पांडे और आपका स्वागत है एड्यू मंत्रा पे। तो आप अब 9th में आ गए हो। 8th की जो भी डिफ़िकल्टीज़ है वो सारी चीज़ों को फेस करके 9th में आ गए हो। पर शायद आपको पता हो कि 8th में मतलब जो भी चीज़ें हमने पढ़ी बहुत ही बेसिक लेवल पे पढ़ी, बहुत बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल था वो। अब जब हम 9th में आ गए हैं तो काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हो गई है। मतलब ऐसा होगा कि पहली बार आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ऐसे डिफ्रेंशिएट करके पढ़ोगे, है ना। तो अभी जो हमारा पहला चैप्टर, बेसिकली हम जो है एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड फुल चैप्टर्स, पूरा साइंस का हुआ है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स भी है, आप देख सकते हो चैनल के ऊपर। बट यहाँ पर हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है टारगेट 95+, ठीक है। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं कि ये पढ़ के हम सब 95 लाएंगे या 95 मार्क्स ही लाना कोई बड़ा एम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट दिस इज़ फॉर प्रो लर्नर्स, ठीक है। इसका मतलब है कि आप जो है थोड़ा सा अपने लेवल से, अपने लेवल के बच्चों से थोड़ा सा आगे रहना चाहते हो, थोड़ा सा अहेड रहना चाहते हो, तो आप अपने स्कूल के लेक्चर से पहले देख सकते हो इस कंटेंट को। और ऑब्वियसली आपके स्कूल के जो भी टेस्ट होंगे, जो भी एग्जाम्स होंगे, उसमें आप एक्सेल कर पाओगे, इसकी गारंटी इस वीडियो में ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो ये पूरी सीरीज़ होगी, यहाँ पर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स भी होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम पहले तो शुरू करें विद द फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो आप अगर मैक्सिमम लोग, मेरे ख्याल से पता होगा कि एक केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। तो इस फर्स्ट चैप्टर में बहुत ही बेसिक चीज़ें बताइए। यहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत रॉकेट साइंस की बात होगी, नॉर्मल चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, मैटर से रिलेटेड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं गाइस। यस, स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ बता दूं आपको कि हम और भी प्लेटफॉर्म्स पर हैं, जैसे कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो हमारा, देखो यहाँ लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हो। एंड अलॉन्ग विद दैट हमारा एक लर्निंग ऐप है, एड्यू मंत्रा लर्निंग ऐप। आप ज़रूर उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल ये प्ले स्टोर के लिए है, आगे पॉसिबल है कि जब आप शायद देख रहे हो आगे तो हो सकता है कि ये एप्पल स्टोर पे आ जाए। फिलहाल ये प्ले स्टोर के ऊपर है। एंड अलॉन्ग विद दैट हमारा एक वेबसाइट है जिसका नाम है sanjeevsir.com, जिसके अंदर हम कोर्सेस, प्रीमियम कोर्सेस हैं, उसमें और भी बहुत सारी कंटेंट्स है, फ्री कंटेंट्स भी है वहाँ पर, जो नोट्स, लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, ठीक है, लाइव क्विजेस, इसके अलावा डाउट सेशंस और लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ठीक है, लाइव इंटरैक्टिव लेक्चर्स भी होते हैं, ठीक है, अगर हम ऐप और वेबसाइट की बात करें, ठीक है। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं अब हम, और यस, अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर की, दैट इज मैटर। तो आपको पता है मैटर क्या होता है? नहीं, वो भाईगिरी वाला मैटर की बात नहीं कर रहा मैं। मैटर क्या होता है? जो भी हमारे आसपास में चीज़ें हम देखते हैं, है ना, ये मार्कर हो गया, ये रिमोट हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर चेयर रखा हुआ है, ठीक है, मैं हूँ, ये हवा है आसपास में, ये सब मैटर है। मैटर मतलब कोई भी चीज़ जो पार्टिकल से बना हुआ है, कोई भी चीज़ जिसके पास कोई मास है। अगर पार्टिकल से बना है तो उसमें मास भी होगा और वो कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, यानी वॉल्यूम भी होगा उसका, है ना। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये एक चीज़ मैटर है, तो इसके पास देखो, इसका एक वजन भी है, मास भी है, और साथ में ये कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, जगह भी छेक रहा है। तो यानी हम ये सब बातों से कि भाई वो पार्टिकल से बना है, वो मास है उसके पास, ठीक है, और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ये सारी बातों से हम मैटर को डिफाइन कर सकते हैं। जो भी हमारे आसपास में सब्सटेंसेस है, मटेरियल्स है ना, इसको हम सब्सटेंसेस या मटेरियल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एनीथिंग दैट हैज मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस, यानी वॉल्यूम। कोई भी चीज जिसके पास मास है और वॉल्यूम है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं मैटर। सो सिंपल। आगे, यस, मैंने ये अभी बताया, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। दिमाग में फिट कर लो भाई, मास है, वॉल्यूम है और वो पार्टिकल से बना है। ऑब्वियसली पार्टिकल से बना होगा तो मास और वॉल्यूम तो होगा ही, है ना। आगे देखते हैं और क्या बात होती है। यस, अब एक और ये बात है कि भाई मैटर को अपन या तो देख सकते हैं, जैसे ये सब चीज़ों को देखा जा सकता है, या तो टच कर सकते हैं, हाँ भाई टच भी कर सकते हैं, या तो टेस्ट किया जा सकता है। हर चीज़ को टेस्ट नहीं किया जा सकता, यू नो दैट, हर चीज़ को टेस्ट मत करने फिरना, ठीक है। सो मतलब ऑप्शन बताया गया कि हाँ मैटर को ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो फील देम। फील का मतलब जैसे कि हवा
आ रही है तो वो हमारी बॉडी को लगती है तो हमको फील होता है, वैसे वाली फील की बात हो रही है, ठीक है। आंख बंद कर लिया, ये ऐसे फील हो रहा है, ये फील की बात हो रही है। आप बोलोगे उस बंदे ने मुझे गाली दे दी, मुझे फील हो गया, तो ये उस टाइप की फीलिंग की बात नहीं हो रही है। इसने मुझे हर्ट किया, मुझे फील हो गया, ऐसी फीलिंग की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो मतलब पार्टिकल से रिलेटेड ये फीलिंग की बात हो रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल दिया है आपको चेयर, सॉइल, वाटर, एयर, मेटल्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी बहुत कुछ, ठीक है। जो भी मटेरियल्स हैं हमारे आसपास में, दिस मार्कर, दैट कैमरा, ठीक है, आप, ये वायर, ये माइक, जो भी कुछ है सब ये क्या है, मैटर है। आगे देखते हैं क्या मैटर नहीं है। लाइट, लाइट इज नॉट मैटर, ठीक है। तो आप कहोगे मतलब आगे जो बच्चे पढ़ते हैं सर लाइट भी पार्टिकल्स कंटेन करता है, ठीक है। तो वो हाइपोथेटिकल पार्टिकल, फोटॉन्स, ठीक है, जिसका ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि वो मासलेस होता है ना। तो वो उसके लिए हम यहाँ पर उस थियरी में उतना डीप नहीं जाते फिलहाल। अगर आप 9th के हिसाब से बात करो तो लाइट एनर्जी है, एनर्जी है, मैटर नहीं है। साउंड भी एनर्जी है, मैटर नहीं है। शेडो, जब लाइट मैटर नहीं है तो शेडो कहाँ मैटर हुआ भाई, ठीक है। मास थोड़ी है उसके अंदर, पार्टिकल से थोड़ी बना है। एंड पेन, मैंने अभी बताया, पेन, सुख, दुख, ये सब थोड़ी ना मैटर है, ये सब मैटर नहीं है, ठीक है। जो चीज पार्टिकल से बनी है, जिसके पास मास है, जिसके पास वॉल्यूम है, वो क्या है, वो मैटर है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो हम ना 9th में जो हमारा पहला और दूसरा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर तो ये है, सेकेंड चैप्टर है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो उसमें हम ना उस चैप्टर में हम मैटर को केमिकली क्लासिफाई करेंगे कि वो केमिकली किस चीज से बना हुआ है, किस टाइप के पार्टिकल से बना है, ठीक है। उस हिसाब से हम वहां पर एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर वो उधर पढ़ेंगे हम। फिलहाल यहाँ पर हमको फिजिकल बेसिस पे, फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे, फिजिकल लुक्स के बेस पे, फिजिकल स्टेट के बेस पे मैटर का क्या क्लासिफिकेशन है वो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे, फिजिकल स्टेट के बेस पे मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ध्यान से देख लो यहाँ पर, तब तक मैं पानी थोड़ा सा पी लूँ यार, प्यास लग रही है। आप देख सकते हो सॉलिड क्या का अपीयरेंस कैसा होता है, देखो ये टूट के गिर रहा है। लिक्विड देखो कैसे यहाँ पर पानी की तरह भर रहा है, और ये गैस देखो कैसे उड़ रहा है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, थोड़ा सा मैंने कोशिश किया इसको आपको दिखाने की पहले ऐसे, फिर हम बताते हैं। और यस तो अभी हम यहाँ पर एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पर ये देखिए, ये बॉटल है, पानी है इसमें, कुछ और नहीं। तो ये जो बॉटल है प्लास्टिक का बना हुआ, तो ये क्या हुआ, सॉलिड हुआ, दिस इज अ सॉलिड, ठीक है। अच्छा, इसमें जो पानी है वो क्या है, वो लिक्विड है, सही है ना, वो लिक्विड है। और इसके अंदर पानी के ऊपर जो ये ऊपर का पार्ट है ना, मतलब ये बॉटल आधा पानी से भरा हुआ है ना। ये आपने सुना होगा कि ये बॉटल भरा है कि खाली है, तो हम बोलते हैं हाँ ये आधा भरा हुआ है, ये आधा खाली है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पूरा भरा हुआ है, आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर सॉलिड भी हो गया, दिस बॉटल इज अ सॉलिड। इसमें जो पानी है वो लिक्विड है, और इसमें जो हवा है, पानी के अलावा जो दूसरा पार्ट है वो एयर है, सो दैट इज अ गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में तो हो गया। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सॉलिड का ऐसा होता है कि देखो पार्टिकल्स कितने क्लोज होते हैं। सॉलिड में जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल से वो बना हुआ है, तो वो पार्टिकल्स बहुत क्लोज है, बहुत कॉम्पैक्ट है, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। सॉलिड्स की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, लिक्विड में क्या होगा, पार्टिकल्स थोड़े दूर रहते हैं, देखो पार्टिकल्स थोड़े दूर हो गए। और गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत फ्री है, देखो दे आर वेरी फ्री टू मूव। यहाँ पर देखो ये ज़्यादा फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ये देखो ये थोड़ा तो मूवमेंट दिखा रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहे हैं। यहाँ पर देखो आप स्पेसेस कितना ज़्यादा है। तो इसी के हिसाब से हम इनकी प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। देखो यहाँ पर शेप एंड वॉल्यूम की बात करते हैं, तो हम इसी से डिफाइन भी करते हैं सॉलिड्स को। सॉलिड्स आर दोज मटेरियल्स विच हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, या डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। बोलने का मतलब ये है कि अब जैसे हम इस तेल की बोतल की बात करते हैं, तो ये सॉलिड है, ठीक है, सिर्फ हम बोतल की बात करें, ये सॉलिड है, और इसका शेप देख लो आप, ठीक है। इसको मैं अगर नीचे या कहीं पे रख देता हूँ, ऐसे ऐसे पलट के रख देता हूँ,
तब भी ये सॉलिड है, और इसका शेप देख लो आप, तो यानी कि इसका शेप नॉर्मली ऐसे चेंज नहीं हो रहा, फोर्स लगाएं वो सब अलग बात है, नॉर्मली इसका शेप चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। सो यानी फिक्स्ड शेप है इसका। और क्या, इसका वॉल्यूम भी फिक्स है कि जब ऐसे रख रहे हो तब भी ये उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और कैसे भी रखो, नीचे रख दो तब भी ये उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी वॉल्यूम भी फिक्स है, यानी शेप भी फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स है। तो हम क्या बोलेंगे, सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर आपको डिफाइन करने को आया डिफाइन सॉलिड्स, तो यही कहोगे, दोज मटेरियल्स विच हैव डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम दे आर कॉल्ड सॉलिड्स। आगे क्या है सर, ओहो लिक्विड का तो सिंपल है, लिक्विड में वॉल्यूम तो डेफिनाइट होता है, शेप डेफिनाइट नहीं होता, ठीक है। जैसे अभी ये पानी जो मैंने पिया, अभी फिलहाल उसका शेप कैसा था और पेट में जाने के बाद कैसा शेप हो गया, या मान लो पानी अगर ग्लास में रखा हुआ है तो ग्लास की शेप का है, और हमने उसको प्लेट में डाल दिया तो प्लेट की शेप का हो जाएगा, यानी उसका शेप फिक्स नहीं होता। सो इनडेफिनाइट शेप लिक्विड का। और वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। वॉल्यूम फिक्स कैसे है सर, अब जैसे मान लो कि ये जो पैकेट है इसमें वैसे तो दही है, मान लो दूध, ठीक है, मान लो 1 लीटर दूध है इसमें, ठीक है। तो अगर 1 लीटर है, मैं शॉप से लाया, 1 लीटर का पैसा दे के लाया, तो घर में लाने के बाद भी अगर मैं प्लेट में निकालता हूँ या फिर अगर किसी पतीले में निकालता हूँ तो भी ये क्या हो जाएगा, तो भी ये 1 लीटर ही रहेगा। 1 लीटर का 2 लीटर या आधा लीटर नहीं हो जाएगा, अनलेस मैं उसमें पानी मिला रहा हूँ, वो सब अलग बात है, ठीक है। लेकिन दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, बट शेप जो है उसका डेफिनाइट नहीं है। अभी उस थैली के शेप में है, उसके बाद में जाके वो उस पतीले के शेप में आ जाएगा, है ना। और गैस का क्या है सर, देखो यहाँ कम से कम यहाँ दोनों फिक्स था, शेप भी और वॉल्यूम भी। यहाँ शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। इधर क्या होता है, ना शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम फिक्स होता है। मतलब क्या है सर, मतलब कि शेप तो फिक्स है ही नहीं गैसेस का, है ना। अगर बोतल में रखा है तो वैसे शेप में है, अगर रूम में आ गया तो रूम की शेप का हो गया, ठीक है। मतलब क्या कि मान लो एक मैं छोटा सा बोतल लाया और उसमें कोई परफ्यूम है, ठीक है। अज्यूम करता हूँ कि इस वाले बोतल में परफ्यूम है, ठीक है, मतलब वो गैस फॉर्म में, और अभी फ़िलहाल ये इस शेप का है। जैसे मैं इसको, और इसका वॉल्यूम भी देख लो, इसी में आ जा रहा है वो पूरा। जैसे ही इसको मैं स्प्रे करूँगा तो ये रूम में फैलेगा और इसके पार्टिकल्स पूरे रूम में फैल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका शेप तो फिक्स है ही नहीं, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। जो पहले इस बोतल में आ जा रहा था अब पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लिया, एक पार्टिकल उधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे स्प्रेड हो गया। तो यानी क्या है, यानी कि ना ही शेप फिक्स है और ना ही वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है। सो दैट गैसेस हैव इनडेफिनाइट शेप एंड इनडेफिनाइट वॉल्यूम। सही है ना, बहुत आसान है भाई, बहुत सही है। आगे देखते हैं, आगे क्या बात कर सकते हैं, स्पेसेस के बारे में। देखो ये पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के बीच में जो खाली स्पेसेस दिख रहे हैं आपको, उनको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। क्या बोलते हैं उनको, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। तो यहां पर आप देख सकते हो स्पेस क्या है, सॉलिड्स में बहुत कम है, पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा स्पेस नहीं है क्योंकि कॉम्पैक्ट, बहुत क्लोजली पैक्ड है वो, है ना। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, सॉलिड्स में मिनिमम है, सॉलिड्स में देखो मिनिमम है, और लिक्विड्स में ना कम है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो यानी इसको हम मीडियम बोल सकते हैं या मॉडरेट कह सकते हैं। सो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस लिक्विड में क्या है, मॉडरेट है, और गैसेस में क्या है, देखो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा है, पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। सो दे हैव कंपैरेटिवली, इन तीनों के मुकाबले सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैसेस में है। ये तो बात समझ में आ गई सर, बढ़िया है। आगे और कुछ बताइए। तो देखिए पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम क्यों है, तो आप थोड़ा समझिए कि पार्टिकल्स जब बहुत क्लोज होते हैं तो लॉजिकली उसका मतलब ये है कि उनके बीच में जो अट्रैक्शन है, जो इसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो पार्टिकल्स के बीच में ये बहुत क्लोज क्यों है, क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर देखिए पार्टिकल्स इतने दूर क्यों हैं, क्योंकि ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है गैसेस में। तो हम ये कहेंगे कि सॉलिड्स में सिंपल सी बात है, स्पेस कम क्यों है। जैसे हम फैमिली में ही देखते हैं कि उस फैमिली में या ऐसी फैमिली में जहाँ पर प्यार बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, उनमें स्पेस कम, दूरियाँ कम होंगी, लोग आस पास होंगे एक दूसरे के, है ना, दूर नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसी फैमिली जहाँ पर
जो अट्रैक्शन है, एक दूसरे से जो अफेक्शन है वो कम है, तो क्या होगा, वो लोग दूर चले जाएंगे एक दूसरे से, है ना। तो इसका सिंपल वही सेम लॉजिक है यहाँ पर देखो परिवार इतना क्लोज क्यों है, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है। यहाँ पर सारे मेंबर्स इतने तितर बितर क्यों हो गए, क्योंकि अट्रैक्शन कम है। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स, मॉडरेट इन लिक्विड एंड मिनिमम इन गैसेस। थोड़ा ध्यान से देख लो इसको, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैंने बना दी है, बता दिया आपको यहाँ पर, ठीक है। सो सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट वॉल्यूम, liquids have indefinite shape but definite volume, gases neither have definite shape nor they have definite volume, ठीक है। अगर स्पेसेस की बात करते हैं, यहाँ पर मिनिमम है क्योंकि यहाँ पर फोर्स मैक्सिमम है, यहाँ पर स्पेसेस मॉडरेट है क्योंकि फोर्स मॉडरेट है, और गैसेस में स्पेसेस मैक्सिमम है क्योंकि फोर्स मिनिमम है। आ गई ये बात समझ में, आगे देखते हैं भैया। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पर कुछ नए स्टेट्स भी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत नए हैं, पर सॉलिड लिक्विड गैस ही पहले जाना जाता था, पर कुछ और स्टेट्स भी बाद में पता लगे, ठीक है, जिसमें से एक है प्लाज्मा, दूसरा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सर क्या ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? तो ये वैसे तुमको येलो डब्बे में दिया है, तो ये एक्स्ट्रा में दिया गया, इसके बारे में वैसे तो सवाल नहीं आते, बट स्कूल पे भी थोड़ा डिपेंड करता है, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया है कि सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा भी दो और स्टेट्स डिस्कवर्ड हैं, प्लाज्मा और बीईसी। प्लाज्मा की बात करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर प्लाज्मा क्या होता है, तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वैसे डोंट वरी। फिलहाल देख लो कि एनर्जेटिक, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स, स्टेट ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स, मतलब मान लो कि किसी एक स्पेस में, किसी एक जगह पे कुछ गैसेस भरे हैं या गैस है और उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी गई, बहुत ज़्यादा हीट दे दिया गया, तो क्या होएगा, तो वो ऑब्वियसली वो तो गैस है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उनके बीच में मोशन बहुत तेज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी मतलब उनका बेसिकली मोशन या स्पीड कह सकते हो, वो बढ़ जाएगी, और वो बहुत ज़्यादा, जब बहुत हम एनर्जी देंगे, बहुत ज़्यादा हीट देंगे, तो क्या होएगा, एकदम तेज़ी से वो मूव करने लगेंगे, और जब वो सुपर एनर्जेटिक स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है, जो नॉर्मली नहीं होगा, हमको मतलब बहुत हाई एनर्जी देनी होगी, ठीक है, तब वो प्लाज्मा स्टेट कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल सर बिना एग्जाम्पल के समझ नहीं आता, बताऊंगा मैं आपको, यहाँ पर डायग्राम मतलब दिया भी है पिक्चर, बट फिलहाल चलो बताता हूँ। जैसे सन, हमारे सन के अंदर जो हाइड्रोजन और हीलियम है, सोचो कितना टेम्परेचर में है, तो क्या होगा कि वो एनर्जी उसके अंदर बहुत हाई रहती है वो उन पार्टिकल्स की, सो दैट इज प्लाज्मा। मैं आपको यहाँ बताऊंगा उसका पिक्चर, ठीक है। वैसे बोस आइंस्टाइन का देख लेते हैं, वो लगभग इसका अपोजिट है। यहाँ पर क्या है, सुपर एनर्जी, बहुत ज़्यादा हीट कर दिया, बहुत एनर्जी दे दी पार्टिकल्स को। इधर उल्टा है, यहाँ पर क्या है, दे आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस टू एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, ठीक है, गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, मतलब एकदम डेंसिटी कम रखी गई है और उसको कूल किया जा रहा है। मतलब डेंसिटी कम मतलब पार्टिकल्स, जैसे मान लो बड़ा सा रूम है और पार्टिकल्स बहुत कम है, इसके अंदर काफ़ी कम पार्टिकल रखे गए हैं, तो ये गैस पार्टिकल्स बहुत कम है, इसमें डेंसिटी ज़्यादा कब होगी, जब ज़्यादा पार्टिकल्स ठूस के भर दिए जाएंगे। डेंसिटी कम मतलब कि कम पार्टिकल्स भरे गए हैं किसी स्पेस में और उसको कूल किया जा रहा है, कूल भी ऐसा वैसा नहीं, सुपर कूल किया जा रहा है, और डेंसिटी को बहुत कम रखा गया है, नॉर्मल एयर के मुकाबले सैकड़ों हज़ारों गुना कम रखा गया है। और ऐसे में जो वो सुपर कूल, सुपर लो टेम्परेचर पे जब वो गैस चला जाता है, ठीक है, विथ वेरी लो डेंसिटी, उसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। सो प्लाज्मा यानी गैसेस विद वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी सुपर एनर्जेटिक स्टेट, यहाँ पर सुपर कूल स्टेट में जब वो जाते हैं विथ वेरी लो डेंसिटी, तो उसको हम बीईसी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसका देखो, मैंने बताया था सन के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, जो उसमें गैसेस जिस स्टेट में है वो प्लाज्मा स्टेट है, ठीक है। इसके अलावा सर और क्या है, यहाँ पर देखो बीईसी का एक एग्जांपल दिखाया गया है, गैस को सुपर एनर्जी, गैस पार्टिकल्स को सुपर कूल किया गया, देखो कैसा अपीयरेंस आ रहा है, ठीक है। एंड देन यूजेस देख लो, यूजेस क्या है प्लाज्मा का, तो इसका यूज है फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स में, इस स्टेट में एग्जिस्टेंस होता है पार्टिकल्स का। और ऐसा नहीं कि हमको ये यूजेस एग्जाम में आएंगे, तो बस मैंने सब बता दिया एक्स्ट्रा के लिए। और बीईसी का देखो, बीईसी नाम क्यों पड़ा हुआ है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो इस दो साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, एक एसएन बोस और एक एल्बर्ट आइंस्टाइन। एसएन बोस भाई अपने इंडिया के है, नाम से समझ आ रहा है। आगे देखते हैं। सो गाइज अब यहाँ पर देखते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ एनी थिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अदर,
यानी क्या, यानी कि सॉलिड से हम किसी चीज को लिक्विड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हीटिंग करके, है ना। ऐसे लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हीटिंग करके। और अगर हम गैस को कूल करें तो लिक्विड बन सकता है, और लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर पहले बेसिक बता दूं इसका। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है, ये सारा कुछ इसका जो बेसिक है ये आपको अगर शायद पता हो कि किसी भी चीज़ को हम जब हीट करते हैं तो एक्सपैंड होता है वो। हीटिंग कॉजेज एक्सपेंशन, फैल जाता है वो। और कूल करने से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ऐसे क्या होता है कि हीटिंग से एक्सपेंशन होता है? मान लो कि मैंने यहाँ पर, मान लो मैं अगर किसी सॉलिड की बात कर रहा हूँ तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे? बहुत क्लोज होंगे, है ना। लेकिन जब हम उसको हीट करते हैं, हीट करने से क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स है क्लोज है, ऑब्वियसली देयर, उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है। पर जब हीट करोगे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होता है? वो रिड्यूस होता है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कम होता है, इसलिए वो क्या हो जाएंगे? दूर जाएंगे। और फिर वो अगर दूर जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा? वो एक्सपैंड हो रहे हैं, वो फैल रहे हैं, ठीक है। और तो ये बात समझना कि हीट एनर्जी सप्लाई करने से क्या होता है? पार्टिकल्स दूर जाते हैं, चीजें एक्सपैंड करती है, ठीक है। और अगर मान लो कि हम उल्टा कर रहे हैं, हम अगर कूल करेंगे, इसी चीज को कूल करेंगे, तो कूल करने से क्या होगा? कूलिंग से वो फोर्स अगेन बढ़ता है, पार्टिकल्स नजदीक आते हैं, और ये जो दूर गया था वो क्लोज आके और वापस से वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो हीटिंग से एक्सपैंड करता है चीज, और कूलिंग से कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली पार्टिकल्स जब बहुत नजदीक है, अगर हम हीट करेंगे, फिलहाल ये सॉलिड है, हीट करेंगे तो दूर जाएंगे पार्टिकल्स, यानी लिक्विड बन सकते हैं। और लिक्विड को भी हीट करोगे तो पार्टिकल्स और दूर जाएंगे और फोर्स बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ऐसे में वो गैस बन जाएंगे, सही है ना। और हम गैस को अगर हम कूल करें तो कूलिंग से अगेन पार्टिकल्स के फोर्स बढ़ता है, नजदीक आएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। और अगर हम लिक्विड को कूल करें तो पार्टिकल्स और नजदीक होते जाएंगे, फोर्स बढ़ता जाएगा, और फिर वो सॉलिड बन जाएगा। तो ये बेसिक जो थ्योरी है, इसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर चीजें देखनी है। 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो हम मेजर स्टेट्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हम सॉलिड को हीट करें, पार्टिकल्स दूर होते जाएंगे और वो बन जाएगा लिक्विड, है ना। अच्छा, तो इस हीटिंग वाले प्रोसेस को, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन वाले प्रोसेस में जब हम इसको हीट कर रहे हैं, हीट के लिए मैं ये ट्रायंगल या डेल्टा साइन दिखा रहा हूँ। नॉर्मली रिएक्शंस में हीटिंग के लिए ऐसे दिखाया जाता है, पर यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम मेल्टिंग भी कह सकते हैं। सो दिस प्रोसेस कैन बी कॉल्ड मेल्टिंग, या फिर इसको फ्यूजन नाम भी दिया गया है। तो सॉलिड को हीट करके लिक्विड में कन्वर्ट करना, क्या हो रहा है यहाँ पर? पार्टिकल्स जो बहुत दूर हैं, सॉरी बहुत नजदीक हैं, हीट करने से वो पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। सो पार्टिकल्स आर गोइंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि हमने एनर्जी सप्लाई करी, हीट किया। सो सॉलिड से लिक्विड का जो ये कन्वर्जन है, हीट करके कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम मेल्टिंग भी कहते हैं, या फिर यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज फ्यूजन। अब इसके बाद अगर हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना चाहें, अगेन वी नीड टू हीट इट, ठीक है। और हीट करके हम लिक्विड के पार्टिकल्स को और दूर ले जाके और उसको हम गैस बना सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसको हम वेपराइजेशन भी कहते हैं, और एल्स यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज बॉइलिंग, है ना। इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग भी कह सकते हैं या वेपराइजेशन भी कह सकते हैं। ये तो हुई हीटिंग की बात सर। अगर हम कूल करें, अगर हम लिक्विड को कूल करें, हम फ्रीजर में, पता है ना, वो जो आइस ट्रे होता है उसके अंदर पानी डाल के रखें तो वो जो पानी है वो बर्फ बन जाता है, यानी लिक्विड कूल होके सॉलिड बन जाता है। तो यहाँ पर लिक्विड को कूल करेंगे तो क्या हो रहा है? जो पार्टिकल दूर है वो और क्लोज आते जाएंगे और वो सॉलिड बन जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको या तो तुम कह लो सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो कूल करके हमने लिक्विड को सॉलिड बना दिया, इसको सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं, और एल्स यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज, इसको हम फ्रीज करने का प्रोसेस भी कह सकते हैं, फ्रीजिंग हो रही है ना। इसके बाद अगर हम गैस को कूल करें, गैस को अगर हम कूल करें तो लिक्विड बन सकता है। ये कहाँ पर देखा है सर हमने? ऑब्वियसली जो यहाँ से वाटर वेपर बन के जो पानी ऊपर जाता है बाय इवेपोरेशन, ऊपर जाके फिर वो बादलों में जहाँ ठंडा होता है उसके बाद वो बूंद बन के गिरता है, यानी गैस फिर कूल होके लिक्विड बन जाता है। तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, याद रखना है इसको। गैस को कूल करके लिक्विड बनाने के प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है।
सो दिस इज ऑब्वियसली ये कूलिंग से हो रहा है। अच्छा, तो सर सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से सॉलिड। क्या सॉलिड और गैस डायरेक्टली कन्वर्जन होती है क्या? बिल्कुल होती है, ठीक है वो, लेकिन सारे सॉलिड्स नहीं होते। देयर आर सम सॉलिड्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। सो ये स्पेशल केस है। सम सॉलिड्स शो दिस एबिलिटी, सारे सॉलिड्स नहीं, कुछ सॉलिड्स हैं जो ये एबिलिटी दिखाते हैं। दिस इज इन सम केसेस, सम केसेस। कौन से सॉलिड्स है सर? देखते हैं। जैसे ड्राई आइस, ड्राई आइस देखा है आपने? ड्राई आइस इज नथिंग बट दिस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखो यहां पर ये अगर इसको हीट करते हैं डायरेक्टली ये गैस बन रहा है, इसका कोई लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता। CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कूल करोगे सीधे वो सॉलिड बनेगा, लिक्विड स्टेट उसका एग्जिस्ट ही नहीं होता। सो सारे सॉलिड्स नहीं शो करते ये एबिलिटी जो है, ये सब्लिमेटरी सॉलिड्स शो करते हैं, ठीक है। मैं आपको डेफिनेशन भी बता दूंगा, पर पहले हम और एग्जांपल्स देखते हैं। ये क्या है? ये क्या है जो आरती में हम यूज करते हैं? क्या है वो? कपूर या फिर कैम्फर, ठीक है। सो दिस इज कैम्फर। और क्या है सर? और देखो ये क्या है? ये जेम्स की गोली नहीं, खाने वाली गोली नहीं भाई, ये नेफ्थलीन बॉल्स है, ठीक है। इसको डांबर गोली कहते हैं मेरे ख्याल से, नेफ्थलीन बॉल्स। ये हमने ऐसे देखा होगा काफ़ी, जो पब्लिक टॉयलेट में भी ऐसा टॉयलेट के जो उसका बोल होता है उसके अंदर भी ये होता है ना। अच्छी खुशबू आती है इसमें से। या फिर इसका ऐसा वाइट कलर का आता है इस टाइप का, जो हम कपड़ों में या फिर ऐसा कबर्ड में या कहीं पे रख सकते हैं जहाँ कीड़े वीड़े ना लगे उस रीज़न से, उसकी वजह से। सो यहाँ पर ये नेफ्थलीन बॉल्स है, ठीक है। तो ये सब में क्या खूबी है कि ये सब जो है दे डू नॉट हैव लिक्विड स्टेट। ये सीधे इनको हीट करोगे सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनेंगे, और अगर उनके गैस को कूल करोगे डायरेक्टली सॉलिड बनेंगे। लिक्विड स्टेट इनका आता ही नहीं है, ठीक है। इनके इसके अलावा भी अमोनियम क्लोराइड भी एग्जाम्पल। तो 4 एग्जाम्पल याद रखो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। व्हाट इज सब्लिमेशन? कैसे डिफाइन करोगे? द प्रोसेस of conversion of solids directly into gas without going through the intermediate liquid state, ठीक है। तो हमने अपने तरीके से डिफाइन कर लिया, the process of conversion of solid directly into gas without या directly into gas on heating without going through the intermediate liquid state is called sublimation, ठीक है। अच्छा, सॉलिड को हीट करो, ऐसे सॉलिड्स को, not all solids show this property, the property is possessed by some solids, जो मैंने एग्जाम्पल दिए, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इसमें सॉलिड्स को हीट करेंगे, ऐसे वाले सॉलिड्स को हीट करेंगे तो सीधा गैस बनेगा, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। और जो गैस को कूल करोगे ऐसे वाले गैस को, तो डायरेक्टली वो सॉलिड बनेगा, ठीक है। तो मैंने कुछ एग्जांपल, सारे सॉलिड नहीं दिखाते ये, तो उसको हम सब्लिमेशन कह सकते हैं, या फिर कुछ स्कूलों में इसको डी सब्लिमेशन भी बताया जाता है, बट ठीक है, सब्लिमेशन कहोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई सर, हमने यहाँ सब्लिमेशन भी सीख लिया, फेस ट्रांसफॉर्मेशन भी सीख लिया। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, पहले इसको मिटा दूं मैं। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन का मतलब किसी चीज पे दबाव डालना, प्रेशर डालना, ठीक है। तो ये कंप्रेशन से हम लिक्विड को गैस बना सकते हैं। बहुत वाजिब लग रहा है, थोड़ा देखते हैं हम आगे। तो इस पिक्चर में देखो, यहाँ पर हमने एक सिरिंज टाइप लिया है, और ये बहुत मजबूत, मान लो एकदम बहुत आइडियल केस में हमने लिया है, और यहाँ पर ऐसे रबर कॉर्क लगा के इसको ऐसे पैक किया हो एकदम जबरदस्त तरीके से, और हम इसको, ऐसा चांस है कि यहाँ से बिल्कुल एयर जा नहीं सकता, ना इधर से निकल सकता है, और हम ये पिस्टन कहते हैं इसको। तो पिस्टन को जब प्रेस किया जाएगा तो गैस के मॉलिक्यूल जो दूर दूर थे, गैस के मॉलिक्यूल से दूर ही होते हैं, कंप्रेस किया जाएगा तो क्या होंगे? वो नजदीक आते जाएंगे, और जो पार्टिकल्स दूर हैं वो नजदीक आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली गैस क्या बन सकता है? एक पॉइंट पे लिक्विड बन सकता है। देखो, पार्टिकल्स गैस के दूर दूर हैं, जब प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है तो क्या होगा? पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे, और ऐसे करके गैस जो है कंप्रेशन से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब हमने यहाँ पर एक और नई चीज सीखी। क्या सीखी? पहले तो एग्जांपल देख लो इसका, कि एलपीजी, हमारे घरों में जो एलपीजी आता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, होता तो वो गैस ही है, जैसे हम देखते हैं कि भाई निकलता है, उसको हम बर्न करते हैं, वो गैस ही होता है। लेकिन वो जब उस सिलेंडर के अंदर जिस फॉर्म में है ना, वो लिक्विड फॉर्म में है, उसको क्योंकि कंप्रेस करके रखा गया है,
उसके अंदर वो प्रेशराइज्ड फॉर्म में है, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में है। जब वो निकलता है तो वो गैस फॉर्म में निकलता है और वो तब जलता है, ठीक है। सो दैट एलपीजी, सीएनजी जो गाड़ियों में होता है, गाड़ियों में यूज करते हैं सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस, वो भी कंप्रेस करके उसको सिलेंडर में किस फॉर्म में भरा गया है, लिक्विड फॉर्म में भरा गया है, ठीक है। ये देख लिया सर। अच्छा, हमने यहाँ पर एक स्पेशल चीज सीखी है कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के दो प्रोसेस हैं, एक तो कंप्रेशन और एक यहाँ पर देखा हमने कूलिंग या कंडेंसेशन से जो हम देखा था। सो यहाँ पर दो प्रोसेस याद रखना, एक कूलिंग और दूसरा कंप्रेशन, दोनों सी से आ रहे हैं, ठीक है। सो गैस टू लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड बाय टू प्रोसेसेस, वन इज कूलिंग एंड द अदर इज कंप्रेशन। एक है कूलिंग और दूसरा है कंप्रेशन, भूलना नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो एक इंस्टेंस में टेक्स्ट बुक में आपको ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो ये सिलेंडर में हम पिस्टन, मतलब गैस है, यहाँ पर हम पिस्टन से प्रेशर लगाते जा रहे हैं और ये नीचे की तरफ देखो प्रेस होता गया, पार्टिकल जो है क्लोज आते गए और ये लिक्विड फॉर्म में एक पॉइंट पे आ सकता है। इस तरीके से गैस जो है वो लिक्विड बनाया जा सकता है बाय अप्लाइंग प्रेशर। चलो भाई, इसको अब हम आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर ये एक चीज भी है जो टेक्स्ट बुक में आपको दी है। तो क्या है ये? वेरियस टेम्परेचर स्केल्स। मतलब आपको पता होगा टेम्परेचर क्या होता है, हीट कंटेंट को नापने के लिए जो क्वांटिटी बनाई गई है वो टेम्परेचर है, ठीक है। अब ये जो टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर यूज करते हैं, जो डिवाइस है वो थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर में भी स्केल्स जो है वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन से देखो, एक है हमारा सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस स्केल जो होता है, ठीक है। दूसरा है जो लेबोरेटरी में यूज होता है अक्सर, जिसको हम केल्विन स्केल बोलते हैं, है ना। केल्विन में भी टेम्परेचर नापा जाता है। और तीसरा है जो हम नॉर्मली हम अगर यहाँ की बात करें तो हमारे जो थर्मोमीटर्स जिससे हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, जो डॉक्टर यूज करते हैं वो वाले थर्मोमीटर, वो नॉर्मली फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। तीसरा स्केल हो गया फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अब इनका रिलेशन भी मैंने यहाँ बता दिया है। सो देखो, केल्विन में मैंने डिग्री नहीं लगाया, यहाँ डिग्री नहीं, ये सिर्फ केल्विन है। यहाँ डिग्री सेल्सियस यहाँ सिंबल है और उसका डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ये डिग्री डालना इन दोनों में, वहां पर नहीं, ठीक है। अच्छा, तो अब रिलेशन क्या है वो देखो कि डिग्री सेल्सियस की जो तुम्हारी वैल्यू होगी, ये दोनों को डिग्री सेल्सियस से रिलेट किया गया है, दोनों को, केल्विन को भी और इसको भी, ठीक है। तो अगर जो भी वैल्यू आपकी डिग्री सेल्सियस में है वो यहाँ पुट कर दो। मतलब बेसिकली डिग्री सेल्सियस में ये 0.5 भी मत डालो, सिर्फ 273 याद रखो, ठीक है। ये ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। सिर्फ आप ये याद रखो कि डिग्री सेल्सियस प्लस 273 विल गिव यू द वैल्यू इन केल्विन। यानी क्या? यानी 0 डिग्री सेल्सियस जो कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें 0 डिग्री सेल्सियस को अगर मान लो मेरे को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा? सिंपली 273 ऐड हो गया, सो वो हो गया 273 केल्विन। मान लो मेरे को और 10 डिग्री सेल्सियस बताना है कितना केल्विन होता है, तो बस उसमें 273 ऐड कर दो, कितना हो गया? 283 केल्विन। अगर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस बताना है तो 273 ऐड कर दिया, कितना हो गया वो? 373 केल्विन, ठीक है। तो बस 273 ऐड करना, ये याद रखो। सर अगर एग्जाम में ये पूछा, आपको केल्विन में वो पूछा है और डिग्री सेल्सियस में बताना है तो क्या करना है? तो माइनस कर दो ना, अरे इसको इधर भेजो, वो फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। सो अगर आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू चाहिए तो केल्विन वाली वैल्यू में से 273 माइनस कर देना, यू विल गेट इट इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि ये 373 केल्विन है, माइनस कर दो 273, कितना आ जाएगा? दैट विल बिकम 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जब आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करना है तो प्लस 273 करो, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में करना है तो माइनस 273 कर दो, ठीक है। ये आ गई बात समझ में। अब हम देखते हैं फ़ारेनहाइट वाला हिसाब किताब। यहाँ का रिलेशन तो बहुत सिंपल लग रहा था, ये देखो क्या है, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ऐसे करोगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट का आपका वैल्यू मिल जाएगा। सर ये क्या बात हुई, बताओ ढंग से ही देखो। चलो, तो हम मान लो कि कोई एक बंदा है जो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसका बॉडी टच करके बोला, अरे यार ये तो बहुत फीवर है, इसको 104 डिग्री, यार बहुत फीवर है। मैं बचपन में बहुत कंफ्यूज होता था, 104 मतलब मैंने सुना था कि पानी बॉयल होता है 100 डिग्री पे, और 104 ये डॉक्टर बता रहा है, पागल तो नहीं है? मतलब हमारे अंदर पानी बॉयल जितना हीट कहाँ से आ जाएगा? तो दैट टाइम आई वाज कंफ्यूज कि भाई
ये कैसे बता रहा है? ये दोनों अलग अलग यूनिट्स है। बॉइलिंग पॉइंट जो 100 डिग्री बोला था पानी का, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारी बॉडी का जो 104 डिग्री बोलते हैं वो फ़ारेनहाइट होता है। सो दैट इज अ डिफरेंस, याद रखना, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई कि एक बंदा है, नॉर्मली हम जानते हैं कि हमारा बॉडी टेम्परेचर तो कितना होता है, नॉर्मली हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 104 कैसे पहुंच जाएगा? तो डिग्री सेल्सियस में 37, ठीक है। अब मैं मान लो कि किसी बंदे को फीवर फील हो रहा है, तो अब ये 37 से मान लो सिर्फ 3 डिग्री बढ़ जाएगा। अगर 3 डिग्री, बहुत फर्क पड़ता है, अगर सेल्सियस में 3 डिग्री बढ़ गया तो कितना हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस। अगर बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वो फ़ारेनहाइट में, यानी डॉक्टर कितना बताएगा उसको, ये तो मैंने सेल्सियस में बताया, डॉक्टर इस 40 डिग्री सेल्सियस को कितना बताएगा, हम उसके टेम्परेचर के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। यानी जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो कितना शो करेगा इस 40 डिग्री को, वो हम देखते हैं। तो बस पुट कर दो इसको फॉर्मूला में, 40 को यहाँ डाल दो। सो दैट विल बी 9/5 इंटू 40 प्लस 32, कितना हो गया, 5 8 जा 40, अब ये 8 9 जा 72 प्लस 32, कितना हो गया, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। आ गई बात समझ में? ये रिलेशन समझिए। सर अगर यहाँ पर भी अगर हमको डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है और डिग्री सेल्सियस में करना है तो कैसे करेंगे? यार घुमा दो, फॉर्मूला बना दो यहाँ पर। सो ये हो गया आपका फ़ारेनहाइट, एक मिनट, तो मान लो कि ये आपका हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री फ़ारेनहाइट में से ये 32 वहां ले जाओ, -32 हो जाएगा, ठीक है। और ये 9/5 डिग्री सेल्सियस इंटू है यहाँ पर, अगर इधर इंटू है तो इसको अगली साइड भेजोगे तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये 5/9 हो जाएगा। ये आ गया आपका डिग्री सेल्सियस, मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू में से 32 माइनस करके और फिर मल्टीप्लाई बाय 5/9 करोगे, यू विल गेट द वैल्यू इन डिग्री सेल्सियस। सर केल्विन और इसका डिग्री फ़ारेनहाइट का कैसे कन्वर्जन होगा? अरे पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप डिग्री सेल्सियस को क्या डाल सकते हो, क्या लिख सकते हो डिग्री सेल्सियस को? देखो केल्विन -273, बस यहाँ डाल दो, डिग्री सेल्सियस की जगह पर आप डाल दो केल्विन -273, आ गया, फॉर्मूला बन गया। यानी डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू कैसे आएगी अगर केल्विन में दिया है तो 9/5 इंटू केल्विन -273 और बाहर +32। तो पहले यहां पुट कर दोगे केल्विन की वैल्यू, यहां पर -273 करके फिर 9/5 से मल्टीप्लाई होगा, +32 करोगे, वो आ जाएगा। और अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है, केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसको उधर ले जाओ, ये -32 होगा, फिर ये मल्टीप्लाई इधर 5/9 हो जाएगा, फिर ये माइनस उधर प्लस हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये बात जो है समझ में आ गई। याद रखना टेम्परेचर स्केल में केल्विन, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, रिलेशन देख लो, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 गिविंग केल्विन और 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 गिविंग डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। यहां पर अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, अब देखो क्या दिया है भाई, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, जब कोई सॉलिड मेल्ट करता है, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर जो उसका सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? अब ये चैप्टर का एक बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, कि जब कोई सॉलिड, जैसे मानो ये आइस है, ठीक है, सो दिस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब जब ये मेल्ट होता जा रहा है ना, तो हमको लग रहा है कि मेल्ट तो ऑब्वियसली हीट की वजह से हो रहा है, सराउंडिंग में जो भी हीट है उससे मेल्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हीट सराउंडिंग का इसमें जा रहा है तो टेम्परेचर 0 से बढ़ना चाहिए, 1 2 3 4 होना चाहिए। पर ऐसा देखा जाता है कि जब तक ये मेल्ट होता रहेगा इसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा, पूरा मेल्ट होने के बाद फिर आगे उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, लेकिन जब तक मेल्ट होगा वो 0 डिग्री रहेगा। एंड ये बात याद रखना कि 0 डिग्री इज मेल्टिंग पॉइंट फॉर आइस, और मतलब हम आइस की बात करें, दुनिया के हर सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट नॉट 0 डिग्री सेल्सियस, याद रखना, ठीक है। ये आइस की है, आयन थोड़ी ना 0 डिग्री पे, 1700-1800 पे वो 1700 के आसपास में आयन मेल्ट होता है ना। हर एक सॉलिड का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऐसे ही हर एक लिक्विड का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट, उसका मैं डेफिनेशन आएगा आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये यहाँ पर एक बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है कि ये जो कहाँ, मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज को मेल्ट कर रहे हैं तो मेल्ट करने तक वो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, पूरा मेल्ट होने के बाद ही टेम्परेचर
तो ये हीट कहाँ जा रहा है, मतलब वो क्यों नहीं बढ़ रहा है टेम्परेचर, ठीक है, तो वो हमको देखना है। कंसेप्ट ऑफ, तो ये बेसिकली लेटेंट हीट से जुड़ा हुआ, मैं अभी बता रहा था वो यहाँ पर एक्सप्लेन होगा, ठीक है। लेटेंट का मतलब क्या होता है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, कि वो हीट कहाँ जाता है, वो हीट, अब देखो मैं यहाँ पर आपको एक इंस्टेंस दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर अब वो मेल्टिंग वाला जो आपको एग्जाम्पल है या मेल्टिंग वाला जो केस है जो मैंने अभी आइस का दिखाया, वो आपको इधर से लॉजिक समझ में आ जाएगी। अभी थोड़ा ध्यान देना, मैं इसको बॉइलिंग के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लो कि हमने लिया, ये बीकर है, इसके अंदर पानी है और ये इसको हीट किया जा रहा है, हाथ जल जाएगा भाई, दूर रखो, और ये थर्मोमीटर लगा दिया, ठीक है। फिलहाल थर्मोमीटर जो है वो रीड कर रहा है कि इसके अंदर, एक मिनट, थर्मोमीटर जो है फिलहाल रीड कर रहा है कि जो टेम्परेचर है पानी का वो कितना है, इट इज 30 डिग्री सेल्सियस। कितना है बोलना यार, बोलना, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बोलते रहो यार, ठीक है। अब ये इसका मतलब है पानी जो है 30 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्टिंग में, अब हीट चालू किया हमने, हीटिंग चालू किया, हीट को अब हम कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर हीट को हम कंटिन्यू रख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ऑब्वियसली ये हीट यहाँ पर जा रहा है और इस हीटिंग की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली जो हीट है वो यहाँ पर थर्मोमीटर में शो हो रहा है कि हाँ अब ये बढ़ गया, और बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, बढ़ते बढ़ते अब ये मान लो 70 80 बढ़ता जा रहा है। जितना हीट कर रहे हैं उस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर जो है मान लो अब कितना पहुंच गया, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हम सपोज करते हैं कि उसमें और भी वो आगे टेम्परेचर शो कर सकता है। फिलहाल कितना दिखा रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस। और अब एक बहुत ही दिलचस्प बात देखी गई कि अब तक तो नॉर्मल दिख रहा था सब, कि हम जो हीट कर रहे थे वो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने के फॉर्म में दिखाई दे रहा था। सो हीट जो है वो कहीं पे छुप नहीं रहा था, जो हीट बढ़ रहा है वो सामने है, टेम्परेचर बढ़ रहा है दिख रहा है, ठीक है। मतलब हीट, अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वो टेम्परेचर इंक्रीज के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कब तक हो रहा था, अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि 100 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट फॉर वाटर, हम यहाँ वाटर लिए हमने, तो 100 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट फॉर वाटर। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे ही इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, जैसे ही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गया, अब वाटर बॉइल होगा। बॉइल का मतलब क्या, कि अब जो है इन दिस केस वाटर जो है वो लिक्विड से गैस बनने जा रहा है। वाटर क्या बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है। अब आपको पता है कि लिक्विड से गैस बनने के लिए, ये कन्वर्जन के लिए क्या चाहिए, ये कन्वर्जन के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए, क्योंकि बिना एनर्जी के इनके फोर्स को ब्रेक करके इनको दूर नहीं किया जा सकता। तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ना होगा, जिसके लिए एनर्जी लगेगी या हीट लगेगी। तो यहां पर हीट उसी में जा रहा है। अगर हीट वहां पर जा रहा है तो ऑब्वियसली हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा। तो याद रखना कि जब तक ये बॉइलिंग चलेगी, यानी जब तक पूरा लिक्विड गैस नहीं बन जाता, तब तक वो, अब जो तुम आगे हीट करोगे वो टेम्परेचर बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। मतलब 30 से 100 तक तो टेम्परेचर बढ़ता गया, क्यों, क्योंकि वहां पर लिक्विड टू गैस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था, वहां पर उस पॉइंट पे बॉइलिंग नहीं हो रही थी। बॉइलिंग कब शुरू हुई, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, बॉइलिंग स्टार्ट हुई 100 डिग्री पे। सो 100 डिग्री के बाद टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ रहा, याद रखना, हमने हीट स्टॉप नहीं किया है, हीट तो चालू है, पर टेम्परेचर इसलिए नहीं शो हो रहा, इंक्रीज इन टेम्परेचर 100 के बाद इंक्रीज इन टेम्परेचर इसलिए नहीं दिख रहा, क्योंकि वो जो हीट है वो अब किस काम में आ रहा है, लिक्विड के पार्टिकल्स को दूर करके, फोर्स को ब्रेक करके और उसको गैस में कन्वर्ट करने में। इसलिए इस 100 डिग्री के बाद जो है पूरा लिक्विड बॉयल नहीं होगा, तब तक वो टेम्परेचर 100 से ऊपर जाएगा नहीं, ठीक है। सो दिस इज, अब ये जो हीट है जो दिखाई नहीं दिया पर वो इस काम में आया, इस हीट को क्या बोलते हैं, इसी हीट को हिडन हीट या लेटेंट हीट बोलते हैं। यही चीज सॉलिड के लिए भी अप्लाई होती है। ये तो हमने बॉइलिंग का बताया, सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड को जैसे आइस का बताया मैंने कि आइस 0 डिग्री पे, जब तक वो पूरा वाटर नहीं बन जाएगा तब तक आप उसको हीट भी करोगे तो वो 0 डिग्री रहेगा, बिकॉज वो हीट कहाँ जा रहा है, वो उसके सॉलिड को लिक्विड बनाने के काम में जा रहा है। तो दैट हीट विच इज नॉट शोन इन द थर्मोमीटर, वी आर सप्लाइंग हीट, बट वो थर्मोमीटर में नहीं दिख रहा, टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं हो रहा, वो फोर्स को ब्रेक करने के काम में आ रहा है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन के काम में आ रहा है।
उस हीट को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट शब्द का मतलब है हिडन, यानी छुपा हुआ। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर अगर ये हो गया हो तो आगे देखते हैं। यस, तो मैंने यहां पर जो बताया बिल्कुल वही लाइन लिखी है, देख सकते हो आप। ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वही स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस। सो ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन हीट सप्लाइड टू द सब्सटेंस, जो हम हीट सप्लाई करते हैं उस सब्सटेंस को, डू नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। क्यों नहीं भाई, टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा? बिकॉज इट इज यूज टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के काम में आ रहा है। और ऑब्वियसली ये नहीं होगा तो फिर फेज ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? ठीक है, सिंस थर्मोमीटर कैनॉट शो दिस हीट, क्योंकि ये हीट थर्मोमीटर में नहीं दिखेगा, बिकॉज वो तो दूसरे काम में लग रहा है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन के काम में आ रहा है, इसलिए वो हीट जो है छिपा हुआ लगता है और वो उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। सर ये जो लेटेंट हीट का देखो, थोड़ा सा इस ग्राफ से, थोड़ा सा आप 9th के बच्चे हो, 9th में आ चुके हो, थोड़ा सा ग्राफ देखना भी सीख जाओ। तो यहां पर हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि हम हीट को बढ़ा रहे हैं, हम तो हीट लगातार सप्लाई कर रहे हैं, तो वो हीट का लाइन मैं यहां दिखा रहा हूं, धीरे धीरे हीट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और टेम्परेचर, यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज थर्मोमीटर में दिखेगा। सो जब वो, मान लो कि हम कोई सॉलिड लेते हैं, ठीक है, तो हमने सॉलिड लिया मान लो, तो जब सॉलिड को, मान लो इस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 500 डिग्री सेल्सियस, अभी फिलहाल इसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब हम हीट करेंगे, ऑब्वियसली विल सप्लाई हीट, हम हीट सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, इससे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ता जाएगा इस सॉलिड का टेम्परेचर? टिल 500 डिग्री सेल्सियस, जब तक उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं आ जाता। अब मेल्टिंग पॉइंट आ गया, अब ये लगातार सॉलिड जो है वो क्या होता रहेगा? सॉलिड लिक्विड बनता रहेगा, यानी ये लिक्विड बनता जाएगा और पूरी तरह से लिक्विड बन जाएगा। जब तक ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तब तक ये टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ये 500 ही दिखेगा। मैंने अभी रीजन बताया, क्योंकि ये हीट जो है, हीट अब किस काम में आ रहा है? हीट अब यहाँ पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन के काम में आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? पूरा लिक्विड बन गया। अब मान लो इस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, मान लो अब जो लिक्विड बचा है उसका जो बॉयल करने का पॉइंट है, यानी गैस बनने का जो टेम्परेचर है वो 1000 डिग्री है। तो क्या होगा? अगेन जो अब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो टेम्परेचर बढ़ने के काम में आएगा। मतलब अभी वो लिक्विड ही रहेगा, लेकिन वो टेम्परेचर बढ़ता हुआ 1000 डिग्री तक पहुंचेगा। और 1000 डिग्री सेल्सियस के बाद में अगेन क्या होगा? एक बार वापस से वो जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अब वो 1000 डिग्री पे बॉयल होगा, वो गैस बनने वाला है। ठीक है, तो बस वही चीज ये ग्राफ में बताया गया आपको। मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो देखो यहां पर कि इनिशियली क्या था? हम एनर्जी तो लगातार सप्लाई कर रहे, हीट तो लगातार सप्लाई कर रहे। तो पहले टेम्परेचर कितना से कितना हुआ? पहले टेम्परेचर बढ़ बढ़ के 500 तक आया। ठीक है, अब 500 जो कि उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट था, अब वो लगातार सॉलिड को लिक्विड बनाते जाएगा और तब तक टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट होगा, मान लो 500। ठीक है, तो जो ये एनर्जी हम सप्लाई किए दैट इज लेटेंट हीट। ओके, अब फिर वो लिक्विड बन गया, 500 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड बन गया। अब जब वो लिक्विड है उसको फिर हीट करेंगे तो वो हीट क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, टेम्परेचर बढ़ता हुआ जाएगा। कितना हो गया? 1000 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ता गया। 1000 के बाद क्या होगा सर? 1000 के बाद बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब वो लिक्विड जो है, अब जो वो हीट लेगा वो उसको गैस में कन्वर्ट करने के काम में लगाएगा, यानी टेम्परेचर फिर एक बार कांस्टेंट हो जाएगा। 1000 डिग्री पे लगातार वो गैस में कन्वर्ट होता गया। ठीक है, 1000 डिग्री पे कांस्टेंट टेम्परेचर। और फिर जो है वापस से अब जो पूरा गैस जब वो बन जाएगा तो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ मतलब ऑब्वियसली आपके टेक्स्ट बुक या 9th के हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो जाता है, पर जिनको समझ में आ जाए ना ये चीज़, भाई समझ लेना गंगा नहा लिया आपने। ठीक है, चलो ठीक है यार, इसको हम हटा ही देते हैं। आगे देखो, अच्छा लेटेंट हीट का जो डेफिनेशन है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग के लिए अलग अलग होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला जो लेटेंट हीट है उसको डिफाइन कैसे करें? सो लेटेंट हीट मतलब इसको क्या करते हैं? 1 kg के हिसाब से डिफाइन करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ गिवन सॉलिड इनटू लिक्विड।
जैसे मान लो कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर सॉलिड है मेरे पास, ठीक है, मान लो ये वो सॉलिड है, इसका लेटेंट हीट क्या है कैसे पता लगेगा? तो क्या करना है, अभी ये एक सॉलिड है, लोहा एक सॉलिड है, तो दोनों का लेटेंट हीट क्या है कैसे पता लगेगा? तो सिंपल सी बात है कि आप दोनों का 1 kg ले लो और उस 1 kg को हीट करो और उसको पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट करो। वो कन्वर्जन में कितना हीट लग रहा है उसी को लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मतलब हमने लॉजिकली तो देख लिया लेटेंट हीट क्या है, पर डेफिनेशन वाइज ये है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और दूसरा क्या रहेगा, वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें क्या होगा, 1 किलो लिक्विड को गैस पूरी तरह से बनने में कितना हीट लगता है ना। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस। तुम बोलोगे सर लिक्विड कैसे 1 kg? अरे यार क्या मतलब, आप लिक्विड को वजन नहीं कर सकते, खाली लीटर में नापोगे? सिंपल सी बात है यार, उसको आप थैली में रख के वजन कर लो यार, क्या हो गया। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ गिवन लिक्विड टू गैस, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन वाले में सॉलिड टू लिक्विड है और यहां पर लिक्विड टू गैस, ठीक है। 1 kg है दोनों में, ओके, 1 लीटर मत लिख देना। आगे देखते हैं। ओके तो सर बॉइलिंग और मेल्टिंग और बॉइलिंग ये तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मेल्टिंग क्या है, हीट करके सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड, ठीक है। देखते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पे उसको पूरी तरह से कन्वर्ट करना, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, ठीक है। सो उसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। बॉइलिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट द बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना। जैसे मान लो कि अपन ने पानी लिया, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है कितना, 100 डिग्री, तो 100 डिग्री पे जब हम हीट कर रहे हैं और उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं गैस में, उसी को बॉइलिंग कहते हैं, ठीक है। आगे क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, ये वो टेम्परेचर है जब लिक्विड मेल्ट होना स्टार्ट होता है, ये वो टेम्परेचर है, सॉरी, जब सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है। सो द टेम्परेचर एट विच गिवन सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। कोई गिवन सॉलिड, जैसे मालूम मैंने बोला कि आयन का, लोहे का मेल्टिंग पॉइंट 1700 डिग्री सेल्सियस है, तो 1700 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ऐसी बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए होगा, लिक्विड के लिए। द टेम्परेचर एट विच द गिवन सॉलिड, लिख दिया है भैया, ओह 1 मिनट, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, इसकी जगह पर आएगा लिक्विड। द टेम्परेचर एट विच गिवन लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। जो गिवन लिक्विड है वो किस टेम्परेचर पे बॉइल होता है, बॉइल होना शुरू होता है। जैसे वाटर 100 डिग्री पे बॉइल होना स्टार्ट होता है, तो 100 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। आगे देखते हैं सर, अरे ये क्या आ गया, इवेपोरेशन, ये कहां से आ गया बीच में, है इस चैप्टर में, ये भी है, ठीक है। सो देखते हैं, इवेपोरेशन को हम कंपेयर करते हैं बॉइलिंग के साथ, चलो, क्योंकि दोनों में लगभग एक ही चीज होती है। बॉइलिंग में भी क्या होता है, 1 मिनट, बॉइलिंग में भी क्या होता है कि यहां पर भी लिक्विड गैस बनता है, इवेपोरेशन में भी, बॉइलिंग में भी लिक्विड क्या होता है, गैस बनता है। तो ये सिमिलैरिटी है, पर डिफरेंस क्या है वो हम अभी सीखेंगे, ठीक है। सो यस, बॉइलिंग का मतलब अभी हमने देखा, अभी जस्ट हमने देखा, द फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। द फिनोमिना ऑफ, देखो हम अक्सर फिजिक्स में फिनोमिना या हम ऐसे जो फिजिकल साइंस है उसके अंदर हम ये यूज करते हैं। सो द फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे। जैसे पानी बॉइल कब होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो 100 डिग्री पर पानी को ले जाओगे तो वो गैस में कन्वर्ट होगा, उसको हम बॉइलिंग कहते हैं, है ना। इवेपोरेशन थोड़ा अलग है। इवेपोरेशन क्या है, द फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना किसी भी टेम्परेचर पे, ऐसा नहीं कि पानी जो है वो 100 डिग्री पे ही गैस में कन्वर्ट हो सकता है। आपको पता है, आप ऐसे ही खुली हवा में रख दो, ऐसे मतलब नॉर्मली भी आप प्लेट में पानी रख दो, 2-4 दिन बाद आके देखो पानी कम दिखेगा,
क्योंकि वो सराउंडिंग का हीट जो है वो उसको उड़ाता रहता है, इवेपोरेट करता रहता है। इवेपोरेशन तो पता ही है आपको, सन का हीट रहता ही है हमारे आसपास में, तो वो इवेपोरेट करता रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी इवेपोरेट होता है, कोई भी लिक्विड, ठीक है। सो द फिनोमेना ये क्या है, ये भी लिक्विड टू गैस का कन्वर्जन है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे। ये क्या है, दिस इज ऑल्सो लिक्विड टू गैस का कन्वर्जन, लेकिन कब, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे होगा। ओके, आगे देखते हैं। बॉइलिंग इज बल्क फिनोमेना, आपको डिफरेंस आ सकता है इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूं। बॉइलिंग इज बल्क फिनोमेना, बल्क फिनोमेना यानी क्या होता है, बल्क का मतलब क्या होता है, ओवरऑल। तो देखो बॉइलिंग में सारे पार्टिकल, जब लिक्विड बॉयल होता है, पानी बॉयल होता है, तो देख सकते हो तुम कि बबल्स आते हैं एकदम विगरसली और सारे पार्टिकल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, अंदर नीचे के ऊपर के सारे पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बल्क का मतलब है सारे पार्टिकल्स एक साथ, पूरे बल्क के पार्टिकल्स एक साथ, ठीक है, इन्वॉल्व है। लेकिन इवेपोरेशन में देखो क्या हो रहा है, देखो आप देख सकते हैं इवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस के पार्टिकल, सिर्फ ऊपर के पार्टिकल से इन्वॉल्व है। तो हम कह सकते हैं इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, सरफेस के पार्टिकल्स इन्वॉल्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, सराउंडिंग जो है वो ऊपर के पार्टिकल्स को ही एनर्जी दे पाएगा, एनर्जी देगा और उनको फिर उड़ा ले जाएगा, है ना। एनर्जी क्यों चाहिए होती है सर, क्या जरूरत है एनर्जी की, बिना एनर्जी के काम नहीं होता क्या कहीं पर। तो देखो कहीं भी करना क्या है, पार्टिकल्स के बीच में क्या है, पार्टिकल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में भी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो अगर इनको उड़ा ले जाना है, इनको भगा ले जाना है, तो क्या जरूरत पड़ेगी, तो इनको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब बॉइलिंग में तो हम एनर्जी नीचे से सप्लाई कर रहे हैं, उसको बॉइल कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, लेकिन तो इसके लिए उसमें सारे पार्टिकल्स एक साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि एक साथ बहुत ज्यादा हीट जा रही है। बट जब हम इवेपोरेशन की बात करते हैं, वहां पर क्या है, ज्यादा एनर्जी उतनी थोड़ी ना है, तो जो थोड़ी बॉडी जो एनर्जी जो सराउंडिंग से थोड़ी मोड़ी जो उसको मिल रही है, उससे वो पार्टिकल एनर्जी लेता जाएगा, और जब इतनी एनर्जी हो जाएगी कि वो अपने आसपास के फोर्स को तोड़ सके, ठीक है, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है और इसके आसपास के ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही जुड़ा हुआ है, तो इसको अगर एस्केप होना है, सराउंडिंग में जाना है, तो ये एनर्जी जो है धीरे धीरे लेता जाता है, और एनर्जी लेते लेते जब इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये अपने आसपास के फोर्स को तोड़ सके, तो ये क्या हो जाएगा, ये उड़ जाएगा भाई, इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज इवेपोरेशन, ठीक है। तो यहां पर इवेपोरेशन में क्या होता है, इसको मिटाता हूं मैं। इवेपोरेशन में क्या होता है कि ओनली सरफेस पार्टिकल्स आर इन्वॉल्व एट अ टाइम, ठीक है। तो लॉजिकली आप ये भी सोच सकते हो कि बॉइलिंग में तो भाई सारे पार्टिकल्स इन्वॉल्व है, कोई बात ही नहीं है। इवेपोरेशन में अगर मान लो मैंने ग्लास में पानी रखा, ठीक है, ग्लास में पानी लिया, और दूसरे केस में उतना ही पानी मैंने प्लेट में लिया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्लेट वाला पानी जल्दी इवेपोरेट होगा, ठीक है, जल्दी इवेपोरेट होगा। ओके, सो बॉइलिंग इज बल्क फिनोमेना, इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमेना। आगे देखते हैं। बॉइलिंग इज अ विगरस प्रोसेस, विगरस मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक। मैंने बताया एनर्जी इतनी ज्यादा जा रही, हीट जा रही, एकदम सारे पार्टिकल्स एकदम तबाही मच गई बॉइलिंग में। देख सकते हो पानी बॉयल होता तो कैसा है, लेकिन इवेपोरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत शांति से इवेपोरेशन हो रहा होता है। इवेपोरेशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, संत वाला प्रोसेस है, एकदम कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, जबकि बॉइलिंग में एकदम गड़बड़ी मची हुई है। ओके, आगे देखते हैं। अच्छा, इवेपोरेशन की बहुत जबरदस्त खूबी जो हम यहाँ देखेंगे, बेसिकली हमको इवेपोरेशन के बारे में थोड़ा ज्यादा देखना है यहाँ पर। सो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, इवेपोरेशन क्या करता है, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। कूलिंग का मतलब कैसे हुआ सर कूलिंग, बहुत ही लॉजिकल बात है कि जब मान लो हमारी बॉडी पर, वाह क्या मुंडी बनाई मैंने, ठीक है, समझो यहां पर पानी के बूंदे हैं या पसीना है। पसीना भी क्यों आता है आपको पता है ना, दैट इज ऑल्सो कूलिंग प्रोसेस है, कूलिंग सिस्टम है हमारी बॉडी का। तो पसीना आता है तो हमको कूलिंग कैसे लगती है सर, पसीना इवेपोरेट होगा तो कूलिंग लगेगी। तो इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है सर, वो तो बताओ। तो देखो इवेपोरेशन के लिए क्या जरूरी है, मैंने अभी बताया कि आसपास के फोर्स को तोड़ना है, आसपास के फोर्स से ये पार्टिकल जुड़ा हुआ है, जिसको ब्रेक करके और उसको उड़ना है, और ब्रेक करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से लेता है सर, तो वो एनर्जी लेगा, वो ऑब्वियसली जहां से मिल जाएगा वहां से ले लेगा। तो सपोज हमारी बॉडी में तो हीट है ही, तो हमारी बॉडी का जो हीट है वो कब काम आएगा,
उसी को यूज़ कर लेता है। मतलब सराउंडिंग से भी लेगा वो, पर ऑब्वियसली अगर बॉडी से ही मिल रहा है तो क्यों ना ले ले, तो बॉडी के हीट को ले जाएगा। और बॉडी की हीट को लेके जब उतनी एनर्जी हो गई कि वो आसपास के फोर्स को ब्रेक कर सके, मस्त इवेपोरेट हो जाएगा। रे बाबा, इवेपोरेट हो गया वो, ये राजू समझा गया। तो यहाँ पर ये इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट हो गया तो क्या होएगा, हमारे बॉडी का हीट को ले गया ना, लेके जा तू खुश रहे, हमारा बॉडी को हीट को लेके जा। बॉडी को हीट को लेके गया तो हमको क्या फील होएगा, हमको लगेगा ठंडा, कूल कूल। ठीक है, सो हमारी बॉडी के हीट को विड्रॉ करके ले गया वो, अच्छी बात है भाई, ले जा खुश रहे, तो हमको कूलिंग लगेगी। तो इसलिए इवेपोरेशन से कूलिंग लगती है। ठीक है, आगे इसके बारे में और बात होगी वैसे। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब स्पीड ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कितना फास्ट हो सकता है, ये कौन सी बातों पे डिपेंड करता है, मैं उसको मिटाता हूं पहले। ओके, तो पहला है टेम्परेचर। पहला है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसे डिपेंड करता है, देखते हैं। आप इवेपोरेशन को बस एक छोटी सी बात से समझो, कपड़ों का सूखना। इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। तो यहां पर ये कपड़ा है, देखो इतना बढ़िया सा, वाह इतना स्वच्छ कपड़ा है, कौन से डिटर्जेंट से साफ किया। सो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। यहां पर देखो ये कपड़ा सूख रहा है ना। तो जब जितनी धूप लगेगी, देखो सन की लाइट जितनी तेज रहेगी, क्या लगता है कपड़े जल्दी सूखेंगे। क्या बात है, आपने आंसर बता दिया। तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, मतलब इवेपोरेशन फास्ट होगा। इवेपोरेशन विल बी फास्टर, है ना। टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, धूप ज्यादा रहेगी, हीट ज्यादा रहेगी, तो इवेपोरेशन फास्ट होगा उतनी, है ना। हीट इवेपोरेशन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी मिल रही है, फटाफट इवेपोरेट होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा है विंड स्पीड। आप खुद सोचो, कपड़े सुखा रहे हो, ये देखो, और हवा चल रही है, ये तेज हवा चल रही है, क्या होगा, हवा चलेगी तो भाई जल्दी कपड़े सूखेंगे, क्योंकि हवा है तो भाई वो क्या करेगा, पार्टिकल्स को उड़ा ले जाएगा। एकदम हवा चल रही, कपड़े जो है जल्दी सूख जाएंगे। झूठ थोड़ी बोल रहा हूं मैं, आगे देखो। सो यहां पर विंड स्पीड ज्यादा होगी, इवेपोरेशन भी फास्ट होगा। और क्या है सर, और कुछ है क्या, और भी है, सरफेस एरिया। अभी बताया था हमने कि सरफेस फिनोमिना है, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। तो जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतना इवेपोरेशन फास्ट होगा। अभी देखो यहाँ एग्जांपल में कि ये वाला जो कपड़ा है पीला वाला, ये कितना फैला के सुखाया गया है। ठीक है, या इसी को देख लो कितना फैला के सुखाया गया है। लेकिन यहां पर ये कुछ गोंदड़ मची हुई है, यहां पर ये जो गोंदड़ है, ठीक है, इसमें क्या है, कपड़े बहुत ऐसे इकट्ठा करके रखे गए। तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया ज्यादा नहीं है, यहां पर इवेपोरेशन जल्दी कपड़े नहीं सूखेंगे ऐसे, है ना, इस टाइप से जल्दी कपड़े नहीं सूखते। सो यानी सरफेस एरिया कम रहेगा, इवेपोरेशन स्लो होगा, सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, इवेपोरेशन फास्ट होगा। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी बताया प्लेट और ग्लास वाले एग्जांपल में। ग्लास में इवेपोरेशन ज्यादा नहीं होगा क्योंकि सरफेस एरिया कम है, प्लेट में ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा है। कारण क्या है, जितना एरिया रहेगा उतने ज्यादा पार्टिकल इवेपोरेट हो पाएंगे, क्योंकि सिर्फ सरफेस के ही पार्टिकल्स इवेपोरेशन में एट अ टाइम इन्वॉल्व होते हैं, है ना। सो सरफेस एरिया ज्यादा, इवेपोरेशन का स्पीड भी ज्यादा। और क्या सर, और एक और बात, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को बोलते हैं हिंदी में नमी। हमारे आसपास के वातावरण का, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है ना, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वैसे वाटर वेपर भी है। तो वाटर वेपर का कंटेंट कितना है, जितना वाटर वेपर का कंटेंट ज्यादा होगा उसको बोलेंगे ह्यूमिड क्लाइमेट, उतना ह्यूमिडिटी ज्यादा है। पर सर क्या ये ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से हमारे इवेपोरेशन में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तुम खुद सोच लो कि अगर एयर के पास पहले से ही बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है, बहुत सारा वाटर वेपर पहले से ही भरा हुआ है, तो वो थोड़ी ना चाहेगा और वाटर वेपर लेना और इवेपोरेशन थोड़ी कराएगा वो। तो सिंपल सी बात है कि अगर ह्यूमिडिटी होगी ज्यादा तो इवेपोरेशन जो है कम हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि एयर के पास पहले से ही बहुत सारा वाटर वेपर भरा हुआ है, एयर फुल है, तो वो कहां से क्यों लेगा वो और। ठीक है, तो वही चीज है। देखो यहां पर ह्यूमिडिटी का बताया मैंने कि ड्राई क्लाइमेट, यहां पर ह्यूमिडिटी बिल्कुल कम है, कम वाटर वेपर है। ये एक देखो यहां पर इस जंगल में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, काफी वाटर वेपर है। तो ऑब्वियसली जब पहले से एयर में ज्यादा वाटर वेपर है तो वो ज्यादा इवेपोरेशन नहीं कराएगा। जब कम वाटर वेपर है
तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ओके, सो ह्यूमिडिटी होगी ज़्यादा तो इवेपोरेशन होगा कम। समझे? ह्यूमिडिटी होगी ज़्यादा तो इवेपोरेशन होगा कम, ह्यूमिडिटी होगी कम तो इवेपोरेशन होगा ज़्यादा। ठीक है, कम वाटर वेपर, देखो दो ही मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, उस हिसाब समझो। आगे देखते हैं सेड। ओके, तो अब हम लोग ऑलमोस्ट लाइक चैप्टर के एंड में कुछ रीजनिंग्स है वो हम देख रहे हैं। तो वाई ड्रॉप ऑन बॉटल्स आफ्टर रिमूविंग इट फ्रॉम फ्रिज। तो मान लो एकदम फ्रिज में से एकदम बढ़िया सा हमने बॉटल निकाला है और ये पानी का बॉटल है, गलत मत मानो। तो यहाँ पर कुछ ही देर में अगर हमने रखा है तो बॉटल के ऊपर ड्रॉपलेट्स लग जाते हैं। तो वो पानी के ड्रॉपलेट्स आए किधर से आए भाई? ये पानी के ड्रॉपलेट्स अंदर से आए क्या? नहीं। क्या होल है इसमें? नहीं। कहां से आए वाटर ड्रॉपलेट्स? ये वाटर ड्रॉपलेट्स कोई मार के गया इसके ऊपर पानी? नहीं। तो ये एक्चुअली हमने अभी बताया कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर तो होता ही है ना। तो अब ये क्या होता है कि इतनी ठंडी चीज है, ये इतनी कूल सोर्स है कि ये कूलिंग कर रहा है, आसपास की चीजों को कूलिंग कर रहा है। तो आसपास की अगर गैस को भी ये कूल कर रहा है तो गैस कूल होके क्या होता है? कूल होके कंडेंस होता है। कंडेंसेशन मैंने अभी बताया था, आपने स्टार्ट में पढ़ा है। तो कंडेंस होके वो क्या बन जाएगा? लिक्विड, और वही ड्रॉप दिखता है। तो वो पानी जो है वो अंदर का नहीं है, वो बाहर का एयर का पानी वहां चिपक गया, क्योंकि वो उस सोर्स ने कूल कर दिया आसपास के वाटर वेपर को, और कूल करके कंडेंस करके चिपक गया वहां पर। वो क्या सिंपल था सर। आगे देखते हैं। वाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर? समर के सीजन में, गर्मी के मौसम में कॉटन के कपड़ा काहे पहनते हैं हम? क्लोथ का स्पेलिंग देखो, क्या स्पेलिंग लिखी है। ऐसे स्पेलिंग मतलब आपको रेयरली देखने मिलेगी। ठीक है। तो कॉटन के कपड़ावा को हम क्यों पहनता है गर्मी के मौसम में? तो देखो यहाँ बता दिया यार, सिंपल है कि कॉटन के कपड़े में ये खूबी होती है कि वो स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेता है, चीज़ों को, मतलब लिक्विड को अब्जॉर्ब करता है। अच्छा अब्जॉर्बिंग पावर होता है उसमें। तो हमारे शरीर पे, हमारे स्किन पे जो स्वेट है, जो लिक्विड है, वो अब्जॉर्ब होगा। अब्जॉर्ब होके बाहर आ गया, क्यों? कॉटन की ये खूबी है, अब्जॉर्ब कर लिया तो लिक्विड बाहर आ गया पोर्स के थ्रू। अच्छी बात है। इससे क्या होगा सर? इससे क्या होगा? इवेपोरेशन ईजी हो जाएगा और इवेपोरेशन फास्ट होगा। इवेपोरेशन होने लगा तो उससे हमको पता है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। सर इवेपोरेशन से कूलिंग होगी तो हमारे को क्या लगेगा? ठंडा ही लगेगा ना यार। हमारी बॉडी को हीट को ले जा रहा है वो जब उड़ रहा है तो हमारी हीट्स की वजह से ही वो बाहर जा रहा है ना। हीट नहीं लेगा तो एस्केप कहाँ से करेगा? तो यानी हमको पता है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो क्या हो रहा है सर? समर में हम अगर कॉटन के कपड़े पहनेंगे, दूसरे कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा? वो स्वेट अब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो स्वेट बाहर ही नहीं आएगा, अंदर ही रहेगा। तो वैसे कूलिंग तो नहीं करेगा, बल्कि और रैशेस और दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है। तो कॉटन के कपड़े अब्जॉर्ब करते हैं स्वेट को और वो इवेपोरेट होता है जल्दी जल्दी और फिर कूलिंग हो लगती है हमको। ठीक है। अगर मान लो आप, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो आप स्पिरिट, एसीटोन, कोई चीज़ ऐसे हाथ में लगाते हैं, ये सैनिटाइजर, तो ठंडा क्यों फील होता है? बॉडी को हीट को ले जा रहा है वो। सर पानी से क्यों नहीं होता? क्योंकि पानी उतना वोलेटाइल नहीं है। वोलेटाइल मतलब जो जितनी जल्दी इवेपोरेट कर सके। तो एसीटोन, अल्कोहल, वो सब जल्दी इवेपोरेट करते हैं, वोलेटाइल होते हैं। पेट्रोल तो जल्दी उड़ जाते हैं। तो जितनी जल्दी इवेपोरेट करेंगे उतना ठंडा फील होगा, क्योंकि हमारी बॉडी की हीट को लेके ही इवेपोरेट करेंगे। ठीक है सर, बहुत हो गया, पकाया बहुत, आगे दिखाओ, जल्दी बताओ, खत्म करो यार, बस है बबुआ, ये लास्ट वाला है, टेंशन ना लो। सो वाई क्या है सर? अर्थन पॉट कूल्स वाटर इनसाइड। मटके जो है, मटके, वो अंदर पानी ठंडा कैसे रखा था? अरे बहुत है आसान है भाई, बहुत है आसान है। तो ये जो मटका है ना, इसमें छोटा छोटा छेद होता है। कभी देखो पानी भरा है तो वो गीला ही रहता है, गीला ही अपीयर होता है। ऊपर से देखिए पता लगा सकते हैं मटका जो है वो उसमें पानी है कि नहीं है। पानी नहीं रहेगा वो पूरा ड्राई सा दिखेगा, पानी रहेगा तो वो गीला सा दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो उसमें छोटा छोटा छेद रहता है, बहुत माइक्रोस्कोपिक है, तुमको नहीं दिखेगा आंख से। ठीक है। और वो पानी को, उसमें से पानी सिल के बाहर आएगा, है ना, उसमें से रिस के पानी बाहर आएगा और वो छोटा छोटा पानी का मॉलिक्यूल धीरे धीरे इसके अंदर का हीट को लेके और वो इवेपोरेट होएगा, है ना। सो दैट वाटर विल इवेपोरेट। हीट लेके जा रहा है तो भाई अंदर पानी क्या होगा? ठंडा ही तो होगा। जैसे हमारी शरीर
इवेपोरेशन, पसीना इवेपोरेट होता है तो बॉडी ठंडा हो जाता है, वैसे यहाँ पर भी समझो कि इसका पसीना इवेपोरेट हो रहा है और अंदर की चीज़ ठंडी हो रही है, ठीक है। सो अच्छा, तो यहाँ पर अगर इसके पोर्स, समझो पोर्स इसके खराब मतलब बंद हो गए, बहुत ही पुराना हो गया, तो ठंडा नहीं करता फिर मटका, ठीक है। तो उसके पोर्स जब तक सही रहेंगे, जिंदाबाद रहेंगे, तब तक वो ठंडा करता रहेगा। आगे देखते हैं। अरे यार आगे क्या देखें, चैप्टर हो गई खत्म बच्चा लोग यहाँ पर, और उम्मीद है कि आपको जो है चैप्टर में जो भी चीज़ें हैं, जो भी डाउट्स होंगी वो सब क्लियर हो गई है। अगर कोई दिक्कत है, अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम अपने अंदर सुधार कर पाएँ। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और चैप्टर के साथ, और आप इसके बाद में टेक्स्ट बुक को ज़रूर पढ़ना और क्वेश्चन आंसर इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का ज़रूर देखना, और उम्मीद है कि आप उसको आंसर कर पाओगे। चलो मिलते हैं अगली बार, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।